हाय फ्रेंड्स, इट्स कुमार हियर। एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं मैं दोस्तों आपके अपने चैनल मैजिकल एजुकेशन में। दोस्तों ये है हमारा हिंदी का एक वीडियो और ये है आपका पार्ट 3 वीडियो। मतलब कि और भी जो पार्ट हैं वो मैंने पहले ही अपलोड कर दिए हैं, तो आपने अगर उसको नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो अक्सर आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। और हिंदी के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जो कि बीए के एग्ज़ाम में, यूपी टेट हुआ या बीएचयू टेट हुआ या बीएड का एग्ज़ाम हो, इस टाइप के बहुत सारे सीटेट का एग्ज़ाम होता है और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम है बीए का। बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं जहाँ पे हिंदी पूछी जाती है, तो उन सारे एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको हमेशा वहाँ पे मिलेंगे। तो और भी बाकी जो पार्ट हैं वो आप देख लीजिएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सब मिल जाएगा। और अगर आप अभी अभी नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियोस मिलते रहें। चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि वाक्य में प्रयुक्त लोकोक्ति का उचित शाब्दिक अर्थ है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपको दिया है फ्रेश ब्लड। फ्रेश ब्लड का क्या मतलब है? फ्रेश का मतलब होता है ताज़ा और ब्लड का मतलब खून। तो आप हो सकता है पहला ऑप्शन टिक कर दें, ताज़ा खून, लेकिन दोस्तों ये गलत होगा। ताज़ा खून का मतलब नहीं होता। फ्रेश ब्लड का मतलब है नया खून। जैसे कि जो बच्चे होते हैं अगर वो अपने आ जाएं 15 साल, 16 साल, 18 साल का जो अडल्ट वाला जो लाइफ होता है उसमें कहते हैं ना कि इनका नया खून है। ठीक है, तो उसको इंग्लिश में फ्रेश ब्लड कहते हैं। ठीक है, तो आपका जो सी ऑप्शन है वो सही होगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि समास बताना है। भरपेट कौन सा समास है? दोस्तों अगर आप समास के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप मेरा वीडियो देखिएगा प्लेलिस्ट में जाकर। वहाँ पे 2 वीडियो है समास का, तो आपको बहुत ही अच्छे से परिभाषा, उदाहरण, सब कुछ वहाँ पे दिया गया है, डिटेल में बातें की गई हैं, तो आपको वहाँ से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको कि भरपेट जो है वो अवयवी भाव समास है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका सही होगा। कैसे अवयवी भाव होगा ये आप वहाँ पे जाके समझ सकते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों कि एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसे कहिए कि जिसमें हिंदवी छूट और किसी बोली का पुट न मिले। ये पंक्ति किस लेखक ने लिखी है? तो दोस्तों ये पंक्ति लिखी है मुंशी इंसा अल्लाह खां जी ने, और इनकी एक कृति है और उस कृति का नाम है रानी केतकी की कहानी। उसी कहानी में इन्होंने ये बात लिखी हुई है। ठीक है, तो आपका जो बी ऑप्शन है वो सही होगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्न में से क्रिया विशेषण बताना है। तो चारों में से कौन सा क्रिया विशेषण है? तो राधा रात भर जागती रही, ये जो डी ऑप्शन है आपका यही क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि क्रिया विशेषण विशेषण जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है दोस्तों आपका कालवाचक, एक होता है परिणामवाचक, तीसरा होता है स्थानवाचक और एक होता है रीतिवाचक। तो राधा रात भर जागती रही, यहाँ पे कालवाचक क्रिया विशेषण है, रात भर दिया हुआ है ना, तो आपका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्न में से कौन जीवनी है? मतलब जो आपका 4 ठो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से पूछा है कि कौन सी जीवनी है। तो इसका थोड़ा सा जो टिक का निशान है वो थोड़ा सा इधर लग गया है, बट है ऑप्शन आपका सी। ठीक है, आवारा मसीहा। ठीक है, तो ऐसे तो ऑप्शन सी पे लगाना चाहिए था, थोड़ा सा इधर लग गया है, लेकिन फिर भी आंसर सही है आपका ये कि आवारा मसीहा। ये जो 4 दिए हैं ऑप्शन उसमें से आवारा मसीहा जो है वो जीवनी है, मतलब बायोग्राफी है। ठीक है दोस्तों, आप अपने स्क्रीन पे एक गद्य देख सकते हैं। ये गद्य आप पूरा पढ़िए। ये गद्य है कि इस संसार में धन ही सब कुछ नहीं है, धन की पूजा तो बहुत कम जगहों में होती देखी गई है। संसार का इतिहास उठाकर देखिए और उदाहरण ढूंढ ढूंढ कर आपके सामने रखिए, तो आपको विदित हो जाएगा कि जिनकी हम उपासना करते हैं, जिसके लिए हम आंखें बिछाने तक को तैयार रहते हैं, जिसकी स्मृति तरोताज़ा रखने के लिए हम अनेक तरह के स्मारक चिन्ह बनाकर खड़े रहते हैं, उन्होंने रुपया कमाने में अपना समय नहीं बिताया था, बल्कि उन्हीं ने कुछ ऐसे काम किए थे जिनकी महत्ता हम रुपए से अधिक मूल्यवान समझते हैं। जिन लोगों के जीवन का उद्देश्य केवल रुपया बटोरना है, उनकी प्रतिष्ठा कम हुई है। अधिकांश अवस्थाओं में उन्हें किसी ने पूछा तक नहीं। उन्होंने जन्म लिया, रुपया कमाया और परलोक की यात्रा की। किसी ने जाना तक नहीं कि वे कौन थे और कहाँ गए। मानव समाज स्वार्थी अवश्य है, पर वह स्वार्थ की उपासना नहीं करना जानता। अंत में वही पूजे जाते हैं जिन्होंने अपने जीवन को अर्पित करते समय सच्चे मनुष्यत्व का परिचय दिया है। तो दोस्तों ये एक गद्य है, इसी पे आधारित आगे के 3 क्वेश्चन हैं, तो तीनों सवालों का जवाब आपको इसी गद्य के आधार पर देना है। चलिए देख लेते हैं।
पहला है क्वेश्चन कि गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होना चाहिए। तो सही शीर्षक, उचित शीर्षक होना चाहिए आपका धन और मनुष्यता। मतलब धन और मनुष्यता के बारे में बात की गई है, तो इसका शीर्षक क्या होना चाहिए, धन और मनुष्यता। नेक्स्ट है दोस्तों कि गद्यांश के अनुसार संसार में किस तरह के मनुष्य की पूजा होती है। तो लास्ट में बताया गया है कि उन्हीं इंसान की पूजा की जाती है जो सच्चे मनुष्यत्व के लिए कार्य करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि धन की पूजा से क्या मतलब है। तो इसका डी ऑप्शन है कि धन कमाने की से ज़्यादा हम लोग को सच्चा मनुष्य होना अच्छा होता है, ठीक। तो ये 3 सवाल थे उस गद्य पर आधारित। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों कि कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है। तो दोस्तों जो आपको 4 ऑप्शन दिया है, 4 में से जो पैगंबर शब्द है वो अरबी भाषा है, न कि तुर्की भाषा। बाकी तीनों आपकी तुर्की भाषा है, तो ए ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि जल प्राणपुत्र किस शब्द का अनिकार्थी है। तो दोस्तों देखिए, जल जीवन होता है, प्राण भी अपना क्या होता है, जीवन होता है, पुत्र भी क्या होता है, जीवन होता है, ठीक है ना। माता पिता के लिए पुत्र क्या होता है या उनकी संतान जीवन होती है, तो ये जीवन के अनिकार्थी हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है, ये क्या है। तो दोस्तों बी ऑप्शन है ये विशेषण उपवाक्य, ठीक है। जो कल आया था ये क्या है, आश्रित उपवाक्य, और वह आज भी आया है ये क्या हो गया, उसका विशेषण, उसकी विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, विशेषण उपवाक्य। नेक्स्ट है दोस्तों कि कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है। तो दोस्तों जो सी ऑप्शन आपका ज, वो महाप्राण नहीं है। महाप्राण ऐसी ध्वनियाँ होती है दोस्तों जिसको बोलने के लिए लंबी सांस लेना पड़ता है, ठीक है। तो किसी भी वर्ग का, जैसे क वर्ग का या च वर्ग का, कोई भी वर्ग ले लीजिए, उसका दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है वो महाप्राण होता है, ठीक है। तो आपका ये जो ज है वो महाप्राण नहीं है, ठीक। नेक्स्ट देख लीजिए कि निम्नलिखित पद में से कौन सा पद व्या प्रत्यय लगाने से बना है। तो ऐसे तो दोस्तों आपको चारों ऑप्शन में दिख रहा होगा व्या लगा है, लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है ना। ये केवल सी है, खवया, इसमें ही लगा हुआ है, ठीक। अगर देखिए डटाया की बात करें तो उसमें ऐया लगा हुआ है, ठीक है। बचाया में भी ऐया लगा है, रवाया में भी ऐया लगा है, लेकिन खवाया में व्या लगा है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा और सी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट दोस्तों एक पर्यायवाची पूछा है कि कौन सा चारों में से देवता का पर्यायवाची नहीं है। तो किंकर सही होगा दोस्तों, क्योंकि किंकर का मतलब होता है नौकर, सेवक, सर्वेंट, ठीक है ना। अगर पर्यायवाची आप और भी पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको 2 वीडियो मिलेगा जिसमें टोटल 100 शब्द दिए हैं मैंने, और हर एक शब्द का लगभग 8, 10, 12 ऐसे पर्यायवाची बताया है मैंने। वहाँ से पढ़ लीजिएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, कई सारे शब्दों के बारे में जानकारी मिलेगी, ठीक है। तो किंकर का मतलब क्या होता है दोस्तों, नौकर। तो ये देवता का पर्यायवाची तो हो ही नहीं सकता, तो सी ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे संधि विच्छेद है। संधि विच्छेद भी आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप 3 और वीडियो है मेरे प्लेलिस्ट में, जाके आप चेक कीजिए। प्लेलिस्ट जरूर चेक किया कीजिए दोस्तों, क्योंकि प्लेलिस्ट में आपको आपके काम के बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, ठीक है। वहाँ पे 3 वीडियो हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। तो वहाँ पे आप अच्छे से समझ सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि अन्वीक्षण का जो होता है अनुधन इक्षण, यहाँ पे छोटा उ धन बड़ा ई मिलकर बना है बड़ा ई, ठीक है। अन्वीक्षण हो गया अनुधन इक्षण, ठीक। नेक्स्ट भी आपका संधि है दोस्तों, इसमें विसर्ग संधि का उपयोग किया गया है। गौह धन चरती, इसका होगा गौस चरती, ठीक है। तो मतलब सी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि ठेठ हिंदी का ठाठ, ये किसकी रचना है। तो ये है दोस्तों हरिऔध साहब की, मतलब अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध साहब की रचना है ये, इसको आप याद कर लीजिए। ये बी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि चारों जो आपको ऑप्शन दिए हैं उसमें से सही क्या लिखा हुआ है। तो सी आपका सही वाक्य है, उस वन में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि इसमें से बताना है आपको कौन सा शब्द उपसर्ग नहीं है। तो ओढ़ना दोस्तों एक क्रिया है, न कि उपसर्ग। बाकी अपवाद में अप, पराजय में परा, प्रभाव में प्र, ये उपसर्ग हैं, ठीक है ना। लेकिन ओढ़ना जो है वो एक क्रिया है, ठीक। तो ये उपसर्ग नहीं होगा। नेक्स्ट पूछा कि चारों ऑप्शन में से कौन सी स्त्रीलिंग है। तो अहिंसा, अहिंसा होती है, अहिंसा की जाती है या नहीं की जाती। तो जब भी आप भाव देखिए तो स्त्रीलिंग का भाव आता है, तो जो अहिंसा होगा वो स्त्रीलिंग है। बाकी जो तीनों ऑप्शन है वो पुल्लिंग के अंतर्गत रखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा लिखा गया। तो नाम से ही जाहिर है दोस्तों कि रत्नावली दोहा संग्रह जो है वो रत्नावली जी के द्वारा लिखा गया। तो बहुत ही आसान सा सवाल था ये, तो ए ऑप्शन आपका सही होगा। अगला हम लोग को लिंग बताना है।
तो लिंक का आप वीडियो पहले देखिएगा प्लेलिस्ट में जाके, वहाँ पे मैंने पूरा डिटेल में आपको चारों प्रकार के लिंक के बारे में बताया है। ठीक, तो यहाँ पूछा है मनगढ़ंत का क्या लिंग होगा। दोस्तों जो मनगढ़ंत है वो एक विशेषण है, इसको हर एक लिंग सबके साथ लगाया जा सकता है, ठीक है ना, स्त्रीलिंग भी और पुल्लिंग भी, तो इसीलिए इसको कहाँ रखा गया है, उभयलिंग में। ठीक है, नेक्स्ट है वाक्यांश के लिए एक शब्द बनाना है, तो ये है कि जिसके हृदय में ममता नहीं है उसको क्या कहेंगे, तो उसको निर्मम कहेंगे। ठीक, निर्दय किसे कहेंगे, कि जिसके हृदय में दया ना हो। निर्भय, जिसको डर ना लगता हो। निहृदय, निहृदय तो कोई शब्द ही नहीं होता, ठीक है ना, या हृदय के बिना ऐसा एक शब्द कह लीजिए, तो हृदय के बिना तो कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो निर्मम जो है वो आपका हृदय में ममता जिसकी नहीं होती उसको निर्मम कहते हैं, तो ए ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि किस वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग सही नहीं किया गया, तो आप चौथा ऑप्शन देखिए दोस्तों, इसमें है प्रिय महाशय, इसके बाद होना चाहिए था संबोधन चिन्ह, लेकिन लगा हुआ है कॉमा, ठीक है ना, अल्प विराम लगा है, तो ये गलत है, तो इसका सही प्रयोग नहीं हुआ है इसमें, तो डी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, तो ये थे दोस्तों कुछ क्वेश्चंस। इसी तरह के और भी वीडियोस अगर आप चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या डिस्क्रिप्शन में लिखे मेल आईडी पर आप मेल भी कर सकते हैं। वीडियोस को अपने ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा या जहाँ पर भी आप हैं, व्हाट्सअप, हाइक, जहाँ पर भी आप हैं वहाँ पर आप शेयर कर सकते हैं, ताकि आपके जैसे और भी स्टूडेंट्स हम लोगों से जुड़ सकें। इसी तरीके से वीडियोस देखते रहिए दोस्तों और अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू, हैव फन।